चलती है। ओके, सो लेक्चर नंबर 2 ट्रेंड एनालिसिस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, 3 से 4 क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, बहुत चांसेस हैं, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। आज जो हमारा फोकस है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, जो कल आपको होमवर्क में भी दी गई है। पुली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूटन्स थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। ठीक है, आ जाओ फिर। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को कल होमवर्क में दिया गया था, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। बिटवीन द ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। और बेसिक्स जैसे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, टेंशन कैसे ड्रॉ करना है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे ड्रॉ करना है, ये सब ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। अगर किसी का रह गया है तो वो रिकॉर्डेड क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातों पे आप गलतियां करते हो, जस्ट गो थ्रू दैट लेक्चर अगेन। अगर आपको लगता है कि वीक है आपका चैप्टर, उसको दोबारा से सुनो और फिर न्यूमेरिकल्स जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अब आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होता है, जहां सरफेस कांटेक्ट में है और कांटेक्ट जहां है वहां परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो अगर मान लीजिए ये आप बेस भी मान रहे हो, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, एक तो आपके पास नीचे वाला जो डॉटेड सरफेस है ये ऊपर लगाएगा, इसको हम n1 मान सकते हैं। वैसे ही ब्लॉक नीचे लगाता है n1, इक्वल एंड अपोजिट आता है। ठीक है, वैसे ही m2 के ऊपर आएगा, मान लो यहाँ पर आ रहा है n2, यहाँ पर आएगा n2। ठीक है, और कहां पर आएगा, यहां पर भी तो कांटेक्ट है बीच में ब्लॉक्स के, एक इस डायरेक्शन में आएगा, इसको n मान लेते हैं, और एक इस डायरेक्शन में आएगा n। 3 नॉर्मल रिएक्शंस आ रहे हैं। और फोर्स देखिए कहाँ लगाया गया, फोर्स आपको हॉरिजॉन्टली लगाया गया, मतलब ब्लॉक्स को हॉरिजॉन्टली लगाया गया है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं। तो अगर हम एफबीडी बनाएं, जैसे अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं m1 का, तो एक तो फोर्स इस पे नीचे लग रहा है m1g, और एक लग रहा है इस पे नॉर्मल रिएक्शन n1। ठीक है, वर्टिकल वाला बना रही हूँ सिर्फ अभी। और m2 का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इसके ऊपर क्या है, एक तो लग रहा है आपके पास m2g और एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n2। यानी अगर मुझे n1 और n2 निकालना होता तो n1 और n2 क्या हो जाता है, m1g और n2 हो जाएगा आपके पास m2g। इसके अलावा कोई कंपोनेंट आ ही नहीं रहा फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में। अब अगर इसकी बात करें m1 का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बनाए तो एक फोर्स आ रहा है f, जो इसके ऊपर इधर लग रहा है, एक ये नॉर्मल रिएक्शन जो बड़े वाला ब्लॉक लगा रहा है पीछे की डायरेक्शन में। अब ये दोनों टच है ब्लॉक, और आप एक फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों आगे की तरफ ही मूव करेंगे, और दोनों टच में है तो एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम ही होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप लगाएंगे तो F माइनस में n दैट इज इक्वल टू m1 इंटू में a। नेट फोर्स जो लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, आगे की तरफ फोर्स F है, पीछे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n है। सिमिलरली अगर मैं m2 के लिए बनाऊं तो n2 के ऊपर लगने वाला फोर्स सिर्फ एक ही है, n, जो आगे की तरफ लग रहा है, और वो एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। तो आपके पास सेकेंड लॉ क्या कहता है, F नेट इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, जितने भी आपके पास फोर्सेस होते हैं उनका वेक्टर सम हमको करना होता है, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स है n, तो n इज इक्वल टू m2 इंटू में a। तो n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, F माइनस m2a दिस इज इक्वल टू m1a। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, m1a प्लस में m2a, और a अगर आपको निकालना है तो F बाय में m1 प्लस में m2। ठीक है, यहां से अगर आप ये a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वाली यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जैसे मान लो इसको पूरा एक सिस्टम आप मान लो। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है जिसका मास कितना है m1 प्लस में m2, और इसके ऊपर एक फोर्स F लगाया गया है, तो एक ही फोर्स है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन देखो, सारे नॉर्मल रिएक्शन जो है ये इंटरनल फोर्सेज हैं। अगर सिस्टम की बात करोगे सब एक दूसरे को काट देंगे, सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से अगर देखें तो F इक्वल्स टू m1 प्लस में m2 इंटू a आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, F बाय में m1 प्लस में m2। आई थिंक सेम आ रही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, ये ट्रिक हो गया। लेकिन इस तरीके से आप नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको फिर प्रॉपर एफबीडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, 2 kg, 3 kg, 4 kg तीनों आपस में कांटेक्ट में है।
एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg एंड 3 kg ब्लॉक आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में ये डायग्राम ड्रॉ करो, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करो। नॉर्मल रिएक्शन ये वाले मत ड्रॉ करना, जो यहाँ वाले आएंगे ना, वर्टिकल डायरेक्शन वाला हमको मोशन नहीं देखना है, हमको देखना है यहाँ पर कितने नॉर्मल रिएक्शन है और इनका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सारे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करो। जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ तो एक नॉर्मल रिएक्शन मान लो ये N1 है, तो ऐसे ही नीचे भी N1 लगेगा। इधर आपके पास N2 है तो ये भी परपेंडिकुलर N2 लगेगा। इधर N3 है तो ये N3 लगेगा। ठीक है, अगर इसके एफबीडी डायग्राम अगर हम देखें तो 2 kg के ब्लॉक पे नीचे N1 लग रहा है, ऊपर आपके पास क्या लग रहा है 2G, और आई थिंक कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में। सिमिलरली 3 kg के ऊपर देखेंगे तो आपके पास N2 लग रहा है, ऊपर आपके पास क्या लग रहा है 3G, और N3 सही सही ड्रॉ किया मैंने, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। हमें क्या करना है, एफबीडी में हम क्या करते हैं बेटा, इसका अगर मैं एफबीडी बना रही हूं तो एक तो देखो नीचे लग रहा है इसका वेट 2G, एक ये सरफेस जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा N1, ऑन द बॉडी फोर्स ड्रॉ करने होते हैं। वो मैं गलत ड्रॉ कर रही थी लेकिन किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, थोड़ा सा क्लास में ध्यान दो। अगर मैं 3G का बना रही हूँ, 3 kg का ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हम देख रहे हैं, तो एक लगेगा इसका वेट, एक लगेगा ऊपर N2। यहां पर अगर बात करें तो एक लगेगा N3 और एक ऊपर लगेगा 4, सॉरी 4 नीचे लगेगा आपके पास कितना 4G, और ऊपर लगेगा N3। ये आएगा आपके पास 4G और ये N3। तो N1 N2 N3 निकालने को बोला होता तो बहुत आसान है। N1 इक्वल्स टू 2G, N2 इक्वल्स टू 3G, N3 इज इक्वल टू 4G, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के साथ बैलेंस्ड है। अब 18 न्यूटन 3 बॉक्सेस के ऊपर आप लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तीनों साथ ही मूव करेंगे ना। अगर ये एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये भी ए से चलेगा, ये भी ए से चलेगा। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन देख लो, यहां पर एक इधर लगेगा, इसको मान लेते हैं, मान लो N4 है, और ऐसे ये अपोजिट भी लगाएगा इस पे N4। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा N5, इधर आएगा आपके पास N5। तो अब 2 kg का ब्लॉक की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से और फोर्सेस आ गए हैं, देखो एक आपके पास 18 लग रहा है, एक इस पे लग रहा है N4। इसके ऊपर बात करें तो एक लग रहा है आपके पास N4 और एक लग रहा है N5 बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसकी बात करें तो सिर्फ इसके ऊपर N5 ही लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो इक्वेशंस बनेंगी 18 माइनस में N4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में ए, नेट फोर्स जो है वो क्या है 18 माइनस में N4, और वो कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है ए से। फिर आपके पास इक्वेशन क्या आएगी N4 माइनस N5 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू में ए। इसके लिए आप बनाएंगे तो आपके पास इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में N5, एंड दैट इज इक्वल टू 5 4 4 है ना 4 kg, 4 इंटू में ए। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करें, हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। N5 से N5 कैंसिल, N4 से N4 कैंसिल, 18 इज इक्वल टू 437 प्लस 2 9A। यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा 4 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन है N5, 4 kg और 3 kg के बीच में क्या है N5, N5 आपको निकालना है। तो N5 निकालने के लिए आपको N4 N5 यहाँ यही से आ गया N5, तो N5 क्या है आपके 4 इंटू में ए की वैल्यू 2 यानी 8। 4A। अगर N4 निकालना होता तो N5 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन यहाँ इसमें पुट कर दो, N4 आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यहाँ से भी आ जाएगा N4, फर्स्ट में ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की अननोन वेरिएबल रह जाएगा N4। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जिसमें नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और ये सब निकालना है, आपके पेपर में आए हुए हैं, रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो फिर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 व्हेन ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। आपने एक फोर्स लगाया है यहाँ पे F, आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 व्हेन ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, बताइए कैसे करेंगे इसको।
क्या दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे? पहला सवाल। यस मैम। आर यू श्योर? एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, अगर साथ में टच में होते तो आप धक्का लगा रहे हो तो साथ में चलते, ठीक है। और ये बोल रहे कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा कि जिस पे आप फोर्स लगाओगे सिर्फ वो मूव कर रहा है, ऊपर वाला वहीं पे का वहीं है, जब तक कि ये इसके नीचे से पूरा नहीं निकल जाता, फिर वो गिर सकता है नीचे। या आपने बहुत ही तेज फोर्स लगा दिया तो अलग बात है कि वो थोड़ा मूव कर गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ इस पे लग रहा है। ओके, तो यहां पर अगर मैं इसका एक्सेलरेशन देखूं तो F इक्वल्स टू m1 इंटू में a1, तो a1 आपके पास आ गया F बाय में m1। इसके ऊपर बेटा कोई फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन जरूर लग रहा है इसके ऊपर, यहाँ कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन ये ऊपर लगेगा, एक इस पे नीचे लगेगा, एक इसका वेट लग रहा होगा, वो अलग है, ठीक है, वो ऊपर नीचे बैलेंस कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वो ऊपर नीचे बैलेंस कर देगा, लेकिन इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। इसको A2 लिख लेते हैं। तो ये थोड़ा बात आपको ध्यान रखनी है कि स्मूथ सरफेसेस हैं और ऊपर नीचे अगर रखें और एक ब्लॉक पे आप फोर्स लगाओगे तो दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन होगा तो इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे जब हम फ्रिक्शन के साथ डील करेंगे, तब वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और बहुत सारे फ्रिक्शन आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन करो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 व्हेन ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, फाइंड द टाइम इन विच 2 kg फॉल्स ऑफ 5 kg। कितना टाइम में 2 kg 5 kg पे से गिर जाएगा? 2 kg कौन सा है? m2, ये आपके पास 2 kg है और नीचे वाला आपका पास 5 kg। आप उस पर एक फोर्स लगाते जा रहे हो, वो तो मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया आपने। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो नीचे गिर जाएगा, तो कितने टाइम के बाद नीचे गिरेगा, ये सवाल है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता है कि इसका एक्सेलरेशन तो है 0 अगर आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, और इसका एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा 10 बाय में मास, मास कितना है ये 5, यानी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया, और ये ब्लॉक का डिस्टेंस ले लेते हैं 4 मीटर, चलो ठीक है। अब देखो, हमें देखना है कि m2 कितनी देर में गिरेगा। हम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल के देखते हैं। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, अगर ये पर्टिकुलर ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चल रहा है तो मुझे ऊपर वाला ब्लॉक कैसे दिखेगा? वो तो वहीं का वहीं है ना, चल आप रहे हो, लेकिन आपको कैसे दिखेगा कि वो पीछे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है गिरने से पहले? 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। तो रिलेटिव वाला अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 मान लेते हैं, जब ये कहानी शुरू करी आपने फोर्स लगाना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और हम क्या करते हैं, ये हम कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस इससे, तो हम क्या करते हैं, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, तो बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, ये भी आपके पास बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसा ही आपके पास आई थिंक एक क्वेश्चन आया था अभी आपके पेपर में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, जब आपका एक ब्लॉक यहाँ था 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, एक ब्लॉक ऐसे चल रहा था, तो कितनी देर में आई थिंक उसको क्रॉस करेगा या टच करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें भी आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा था, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी देखना था, उनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, और फिर आपके पास टाइम निकल जाता। तो यहां से हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है? -2 एस बी ए, पीछे की तरफ आपके पास ये 4 मीटर इसको ट्रेवल करना है, इसे ये हमने रख दिया -4 इंटू में टाइम का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई? +-2 सेकेंड, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, सो आंसर कितना हो गया आपके पास? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर वो गिर जाएगा बेटा। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके वो आपको सवाल दे देते हैं। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अब टेंशन से रिलेटेड, नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड कर लिया, ठीक है, अब टेंशन से रिलेटेड करते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग।
एक फोर्स लगाया गया है यहाँ पर 6 न्यूटन का, ठीक है, 3 kg पे एक 6 न्यूटन का फोर्स लगा है। दो स्ट्रिंग्स यहाँ पर है, एक स्ट्रिंग आपको ये दिख रहा है, एक स्ट्रिंग आपको ये दिख रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ट्राई करोगे? पहले तो टेंशन ड्रॉ करो। टेंशन आपको पता है इस स्प्रिंग के अंदर कैसे होगी, 3 kg के विद रिस्पेक्ट टू, आप देख रहे हो उधर रख लो T1, 1 kg के विद रिस्पेक्ट टू इधर देखोगे तो T1, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहता है। अगर यहां देखोगे तो ये स्ट्रिंग चेंज होते ही टेंशन चेंज हो गया, ये आ गया आपके पास T2, और इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो T2, ठीक है। अब FBD बनाओ जरा, इस पे आगे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, पीछे लग रहा है इसके ऊपर T1। अगर आप इसको 6 न्यूटन से खींच रहे हो और अभी देखो स्ट्रिंग का कुछ आपको दिया नहीं है कि स्ट्रेचेबल है या नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमको मानना होता है कि वो स्ट्रेचेबल नहीं है। जैसे ही आप उसको खींचना शुरू करोगे तो सारे आपस में टाइटली एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो इकट्ठा मूव करेंगे, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन ए से चलेगा तो ये भी ए से चलेगा और ये भी ए से ही चलेगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि 6 माइनस में T1 दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू में एक्सेलरेशन। 1 kg का अगर आप ड्रॉ करेंगे, इधर T1 लग रहा है और इधर आपके पास क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, तो आपके पास क्या आएगा, T1 माइनस में T2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू में A। सिमिलरली 2 kg का आप लिखेंगे, उस पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स एक ही है, T2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में A, ठीक है। इसको हम ऐड कर सकते हैं सारे को, T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, 6 इक्वल्स टू 3 1 4 5 6 6A। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर टेंशन भी पूछा तो आप टेंशन की वैल्यू पुट कर दो, T2 कितना आएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा, A की वैल्यू 1 है, और T1 कितना होगा आपके पास, 6 माइनस में 3A इज इक्वल टू T1। ये वाली इक्वेशन यूज कर रही हूँ मैं। A की वैल्यू 1 पुट कर दी, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 न्यूटन, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. कोई भी डाउट है तो बताओ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। एक ही तो फॉर्मूला यूज किया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक ब्लॉक पे एक से ज्यादा फोर्स है तो देख लो कौन सा फोर्स बड़ा है या किस तरफ मोशन है, ठीक है। फिर आप निकाल सकते हो नेट फोर्स, फिर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन की एक वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी। एक ब्लॉक एक ही तरफ तो चलेगा, लेकिन फोर्सेस हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हो, फिर उनका वेक्टर सम होता है और फिर आंसर निकलता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए फिर। अब फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। आपके पास 2 मिनट है, ट्राई कीजिए। 30 न्यूटन का फोर्स अब 60 डिग्री पे लगा दिया गया है, आपको निकालना है टेंशन एंड एक्सेलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकालना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी आ रहा है आप उसको एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन ये आप देखिए आप क्या करेंगे, इसको चलाएंगे तो ये दोनों आगे चलेंगे ना इस तरीके से, तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए। सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। हरिनी टेस्ट नहीं दिया बेटा? हरिनी एंड देवदूत, यस Yes, ma'am. यू अपीयर्ड इन टेस्ट, Yes, ma'am. सो आपने मार्क्स नहीं शेयर किए, शेयर योर मार्क्स विद मी। Yes, ma'am. देवदूत टेस्ट दिया था बेटा? Yeah. ओके क्या स्कोर आया है फिजिक्स में बताइए? Just to say 36 I guess. 36, ओके। सॉल्यूशंस चेक करने हैं अभी, मैं थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन शेयर करूंगी, उसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछेंगे। रौनक कितने मार्क्स है फिजिक्स में बेटा? एक सेकंड 50 मैम 50, वेरी गुड, टॉपर है रौनक तो फिर। गुरमंत, गुरमंत ने भी आई थिंक स्क्रीनशॉट शेयर किया था ना बेटा? Yes, ma'am. कितने मार्क्स थे? थोड़े से कम थे ना? Yes, ma'am. एक मिनट देखना पड़ेगा। 32. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रैक्टिस करना है, अगली बार फिर से मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दोनों दोबारा से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो।
Okay, ma'am. समीर, कितने मार्क्स हैं फिजिक्स में? एक आंसर आ गया है हमारे पास, a इक्वल्स टू √3 एंड t इज इक्वल टू 8√3। देखिए सबसे पहले तो कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये आएगा आपके पास 30 cos 60 और एक अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा 30 sin 60। ओके, अब देखो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रही हूं अभी सिर्फ, 30 cos 60 यानी कि 30 इंटू में cos 60 कितना होता है? 1/2। ये आ जाएगा आपके पास 15। तो इधर आ रहा है आपके पास 15। इधर आपके पास आएगी टेंशन T मान लेते हैं, और इसके विद रिस्पेक्ट टू भी T आएगी। तो इधर T है आपके पास 15 माइनस में T, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू में A। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? T इज इक्वल टू, इसके ऊपर तो एक ही लग रहा है टेंशन, तो यही फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास 8 है और एक्सेलरेशन A ही होगा, इन दोनों को ऐड कर दो। 15 इज इक्वल टू 15A। A की वैल्यू कितनी आ गई? 1, ठीक है। और टेंशन आपके पास कितनी होगी? 8 इंटू में 1, तो एक तो 8 ही होगी, एक ही आपके पास स्ट्रिंग है। अगर मान लो इसी सवाल में नॉर्मल रिएक्शन पूछा होता कि यहाँ कितना नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसका जो एफबीडी बना रहा है ना, एक इसके ऊपर लग रहा है, जो सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n मान लेते हैं, एक इसका वेट भी लग रहा होगा 7g नीचे, और एक कंपोनेंट और भी पिक्चर में आ गया 30 sin 60। तो यहाँ पर आपके पास आएगा एक 30 sin 60 अपवर्ड डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो हम क्या लेते हैं कि n प्लस में 30 sin 60 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू में g। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। जैसे इस केस में अगर नॉर्मल रिएक्शन आपको देखना होता तो एक लगता नीचे 8g और एक लग रहा होता ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n डैश, तो n डैश यहाँ पर 8g के बराबर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है हर बार नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर आता है, वो अगर कोई कंपोनेंट आ रहा है फोर्स वगैरह का, तो नेट देखना पड़ेगा ऊपर कितना बन रहा है नीचे कितना बन रहा है, इक्वेशन बनाओ देन नॉर्मल रिएक्शन निकालो। क्लियर है सबको? गुरमंत क्या गलती करी है चेक करो बेटा। मैम cos 60 की वैल्यू गलत है। अच्छा, √3/2 ले ली, कोई नहीं। अब आगे चलते हैं हम लोग पुली सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ते हैं तो। अब M2 बोला है आपको कि M1 से बड़ा है, मासलेस पुली है, मासलेस स्ट्रिंग है, बहुत प्रॉब्लम हमारी आसान कर दी है इसने। अब अगर हम देखें इस पे क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, एक तो लगता है M2G, एक लग रहा है टेंशन T। ऑब्वियस सी बात है कि M2 अगर बड़ा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा अगर A एक्सेलरेशन से, और सेम स्ट्रिंग यहाँ है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा A एक्सेलरेशन से। यहाँ अगर हम देखें ये आएगा M1G और ऊपर आएगा टेंशन T। यहाँ पर देखोगे तो टेंशन T, टेंशन T। इस पर्टिकुलर केस में आपके पास टेंशन यहाँ कितनी हो जाएगी? 2T। चेंज हो जाती है स्ट्रिंग जब चेंज होता है, अगर आपको पता है कि इधर भी T है इधर भी T है, तो ये कितना फोर्स से खींच रहा होगा? 2T फोर्स से खींच रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि ये M2 ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम लिखते हैं M2G माइनस में T दैट इज इक्वल टू M2 इंटू में A। अगर M1 ब्लॉक की बात करें तो T माइनस में M1G दैट इज इक्वल टू M1 इंटू में A। दोनों को हम ऐड अगर कर दें तो M2G माइनस में M1G दैट इज इक्वल टू M1 प्लस में M2 इंटू में A। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास M2G माइनस में M1G डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2, ठीक है। अगर मान लो इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपको एक्सेलरेशन निकालने को बोला होता तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला याद करना, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। फिर आपको तो न्यूमेरिकल्स में वैल्यू गिवन होती है, आप वैल्यू पुट करते हो, आपके पास सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, टेंशन भी आ जाएगा। क्लियर है? अब जैसे अगर मान लो टेंशन भी निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, टेंशन आ जाएगा। इसको आप एक सिस्टम मान के भी कर सकते थे। कैसे? मान लो ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है M1, ये दूसरा ब्लॉक है M2, ये एक सिस्टम है ना। ये इधर खींच रहा था कितने फोर्स से? M2G, और ये इधर खींच रहा है आपके पास M1G। ये आपके पास एक सिस्टम है। तो इसके ऊपर अगर हम नेट फोर्स देखें F नेट, ये कितना आएगा? M2G माइनस M1G एंड दैट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इनटू A। तो मेरे पास सेम फॉर्मूला बन रहा है ना, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान के करती तो ये छोटा तरीका है सॉल्व करने का।
बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरीके से इक्वेशन बनाएं और फिर सॉल्व करें, ठीक है। मैम पर एक बार दोबारा ये ट्रिक समझाना। ओके देखो यहाँ पर क्या है कि दो ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक्स को उठा के सीधा कर दो। एक ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है M2G, एक ब्लॉक पे लग रहा है इस तरफ M1G। जो फोर्सेस लग रहे हैं आपको, एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है ना। अंदर जो टेंशन है, टेंशन इंटरनल फोर्स है। देखो यहाँ के, अगर आप यहाँ की बात करो, आप पूछ सकते हो मैम टेंशन कहाँ उड़ गया, टेंशन यही तो है, यहाँ पर टेंशन है, ये भी टी है, ये भी टी है, पूरे स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन टी है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर सिस्टम के लिए निकालोगे तो ये टी और ये टी बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम में ये नॉर्मल रिएक्शन और इंटरनल टेंशन इंटरनल फोर्सेस है, ये बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर दो ही फोर्स बच गए, M2G M1G, यानी नेट फोर्स कितना है, M2 की तरफ होगा ना, क्योंकि M2 बड़ा है, तो M2G माइनस M1G दैट इज इक्वल टू, इसका टोटल मास क्या है सिस्टम का, M1 प्लस में M2 इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपके पास, M2G माइनस M1G बाय में M1 प्लस में M2। सीधा आ गया, यही तो बन रहा है। ये आना चाहिए इक्वेशन बनाना, फिर गलती नहीं करो, क्योंकि अभी हम पुली सिस्टम के अंदर मूवेबल पुली भी लेंगे, ये तो फिक्स्ड पुलीज है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखो, मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है और टेंशन कितना आ रहा है। M2 आपको दे रखा है 3 kg, M1 आपको दे रखा है 1 kg, ठीक है। यहाँ आपको टेंशन बताना है, ये मान लो यहाँ से T, ये T, ये आपके पास M2G, ये आपके पास आएगा M1G। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आपको दिख रहा है कि 3 kg वाला बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, सॉरी ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, M2G बताते जाओ माइनस T। अगर इस ब्लॉक के लिए मैं लिख रही हूँ तो M2G नीचे फोर्स ज्यादा है, ऊपर कम है, तो M2G माइनस T दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। M2 आपको दे रखा है 3 इंटू G माइनस में T दैट इज इक्वल टू 3 इंटू में A। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। इसमें टेंशन, अभी ये M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि T माइनस में M1G इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, M1 इंटू में A, यानी T माइनस में M1 की वैल्यू कितनी है 1, यानी माइनस में G इज इक्वल टू M1 की 1 है यानी A। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, टेंशन भी आ जाएगी। जैसे मैं ऐड कर दूं अगर इन दोनों इक्वेशन को, तो मेरे पास आएगा 2G इज इक्वल टू 4A, ठीक है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 2G बाय में 4, यानी कि G बाय में 2। G की वैल्यू आपको पता है 10 यानी 5। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो टेंशन आ जाएगी। समझ में आया पुली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। आई गेस ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, तो ऐसे समझा होगा कि कैसे आपका एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे टेंशन निकालना है, ठीक है। गुरमंत आपने A इज इक्वल टू 5T क्या निकाला बेटा, मैम एक्सेलरेशन एंड टेंशन बीच में स्पेस। अच्छा एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 5। 5, यस ठीक है। यहाँ पर जैसे इस इक्वेशन में T माइनस में G इज इक्वल टू 5 हो गया, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस में G यानी कि 15। वेरी गुड, चलो अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए, फाइंड, अब हम कुछ पुली प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। अब एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, बताइए कैसे होगा। मान लो सपोज कि ए एक्सेलरेशन से ये नीचे गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू टेंशन इधर, और पूरा स्ट्रिंग सेम है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू टेंशन इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, G माइनस में T दैट इज इक्वल टू A, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर तो एक ही फोर्स लग रहा है, आगे की डायरेक्शन में T इज इक्वल टू 5G, दोनों को ऐड कर देते हैं, सॉरी 5A। तो आपके पास G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6A, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी G बाय में 6, ठीक है। A की वैल्यू G बाय 6 अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5G बाय में 6,
ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी आपके पास 10/6 यानी 5/3s। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे आपको यहाँ पर 5 kg 2 kg दिख रहा है ना, आपको लगता है कि भाई ये 2 kg तो नीचे जाएगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्सेलरेशन मान लो, अगर आपकी मानी हुई डायरेक्ट, मान लो आपने एक्सेलरेशन ए लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आपके पास कुछ सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो आपने जो एक्सेलरेशन मानी है वो ठीक मानी है। अगर मान लो कुछ नेगेटिव वैल्यू आ गई, आपने ऑलरेडी नीचे मान रखा था और फिर भी नेगेटिव आ गया, यानी आपने जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माना है वो गलत है, यानी ऊपर की तरफ होगा, तो वो साइन अपने आप एडजस्ट हो जाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब एक बार इसको सॉल्व करके देखो। यस, वेरी गुड। देखो यहाँ पर अगर देखें तो 2g आएगा, इधर आपके पास टेंशन t है, ये पूरा स्ट्रिंग सेम चल रहा है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर टेंशन t है। ठीक है, तो अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये a एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, यानी कि 2g माइनस में t दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में a, और इसके ऊपर तो a की फोर्स लग रहा है, t इज इक्वल टू 5a। आप इनको सॉल्व करेंगे, ऐड कर दीजिए, ये आपके पास आएगा 2g इज इक्वल टू 7a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g/7। सिमिलरली आप ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपके पास टेंशन आ जाएगी। अब हम केस करते हैं मूवेबल पुली का, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाओ जरा। सबसे पहले अपने दिमाग में सोचो टेंशन कहाँ कहाँ कितनी कितनी कैसे कैसे आएगी। जैसे इसके ऊपर फोर्स देखो 2 kg में, बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक तो लगेगा इसका वेट 2g, एक लगेगा टेंशन t, ये पूरा स्ट्रिंग सेम है। ठीक है, तो यहां पर भी चल रहे हो तो इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो टेंशन t, यहां पर भी टेंशन t। तो अगर इस स्ट्रिंग की बात करें तो टेंशन कितना हो जाएगा 2t, दोनों तरफ से tt से खींचा तो इस स्ट्रिंग में नीचे कितना फोर्स आ जाएगा 2t। अब जब भी मूवेबल पुली की बात होती है ना, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे 2 kg नीचे जाएगा ना, स्ट्रिंग तो ठीक है डेफिनेटली खींचेगा, लेकिन पुली भी मूव करती है। अब अगर मान लो पुली जो है यहां मूव करके पहुंच गई है, तो इस तरफ जो थ्रेड ऊपर से फ्री हुआ है वो x है, और इधर से भी इतना ही थ्रेड फ्री हो जाएगा x, दोनों तरफ से x x थ्रेड फ्री हो गया। तो यानी अगर पुली x से ऊपर जाती है तो जो 2 kg ब्लॉक है वो 2x से नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर पुली आपके पास इतना ऊपर जा रही है तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दोनों तरफ से इतना इतना स्ट्रिंग फ्री हो गया। अगर x है ये डिस्टेंस, तो ये जो 2 kg है 2x नीचे खिसक जाएगा। सिमिलरली अगर ये आपके पास वेलोसिटी v से जा रही है तो नीचे ये 2v से आएगा। अगर ये एक्सेलरेशन a से जा रहा है तो नीचे ये 2a से आएगा। ये आपको समझना है। अब मैं सारी चीजें हटा के सिर्फ एक्सेलरेशन रख लेती हूँ। एक्सेलरेशन आपके पास आ गया है, ये आपके पास आएगा नीचे एक्सेलरेशन 2a से, और ये जाएगी ऊपर एक्सेलरेशन a से। पुली a से जा रही है तो 1 kg भी a से ही जाएगा। अब बस इक्वेशन बनानी थी। अब क्या आएगा आपके पास 2g माइनस में t दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू में 2a अब एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना है आपको। दैट इज 2g माइनस में t इज इक्वल टू 4a। ये इक्वेशन इसके ऊपर लगाएंगे अगर, तो 2t माइनस में g दैट इज इक्वल टू 1 इंटू में a। जैसे 2t माइनस में 1 इंटू जी दैट इज इक्वल टू 1 इंटू में, क्योंकि मास कितना है 1 kg है। ठीक है, अब ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है तो क्या करें, एक्सेलरेशन निकालनी है सपोज मुझे, तो क्या करें बताइए बेटा। एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसको करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनटू में 2। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 8a। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 4g माइनस जी 3g दैट इज इक्वल टू 9a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी g/3। तो अगर पुली आपके पास ऊपर जा रही है g/3 से, तो ये कितने से नीचे आ रही है 2g/3 से। हाँ जी, अब किसी ने हैंड रेस किया था बेटा, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट सबको, रेब्यूत क्लियर है। हाँ। चलिए आगे चले फिर।
बस इसमें यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पर ये x भी मूव करती है तो 2x लेंथ फ्री हो जाती है। तो अगर पुली x से जाएगी तो वो 2x से नीचे आएगी, पुली v से जाएगी तो दूसरा ब्लॉक 2v से नीचे आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है कि यही पर्टिकुलर केस में यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके पास ये पुली है ना, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं एपी, और इसके दोनों तरफ जो एक्सेलरेशन है स्ट्रिंग्स का वो हमने मान लिया a1 प्लस में a2 बाय में 2। आपको सारी एक्सेलरेशंस को विद साइन पुट करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में अगर ये ए एक्सेल मैंने ए लिया, अगर ये ए से जाएगा थ्रेड नीचे तो ऑब्वियस सी बात है ये थ्रेड ए से ऊपर जाएगा, लेकिन ये थ्रेड यहाँ पर बंधा होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ऊपर वाले डायरेक्शंस को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, और पुली किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर प्लस AP दैट इज इक्वल टू, इसको A1 मान लो, ये इधर जो है किसी को भी मान सकते हो A1 A2, ये ऊपर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, और ये प्लस में 0 बाय में 2। तो AP आपके पास क्या है A बाय 2। अगर ये A से जा रहा है नीचे तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपके पास पुली का, A बाय 2। अगर ये 2A से जाएगा, सिंप्लीफिकेशन अगर कैलकुलेशन इजी करनी है, ये 2A से जाएगा तो ये कितने से ऊपर जाएगा, A से जाएगा। और शायद वही हमने थ्रेड के कॉन्सेप्ट से समझा था कि x फ्री हो जाती है तो 2x नीचे आता है। तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आपके पास यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि पुली की एक्सेलरेशन कितनी है और ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है, फिर तो इक्वेशन ही बनानी होती है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी फंसते हो। ओके, ये रेड कलर में, अब नोट्स में ध्यान रखना, रेड कलर में मैंने ये जो ट्रिक है इसका समझा रखा है। आ जाओ अब यहाँ पर देखो, फाइंड टी एंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये मूवेबल पुली है बेटा, दिस पुली इज मूवेबल है, ठीक है। अब इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन में मुझे क्या समझ में आना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब ऐसे नहीं है कि अगर ये ए से चल रहा है तो ए से चल रहा है क्योंकि बीच में पुली मूवेबल आ गई है। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट, अगर मैं वो वाला ट्रिक लगाऊं, ट्रिक से अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं एपी की वैल्यू होती है A1 प्लस में A2 बाय में 2, ठीक है। इधर देखेंगे इसका कितना एक्सेलरेशन और इधर कितना एक्सेलरेशन है। सपोज ये जो ब्लॉक है ये A एक्सेलरेशन से चला तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ब्लॉक भी नीचे A एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो थ्रेड है इसका एक्सेलरेशन होगा 0, ओके, क्योंकि आपके पास ये यहाँ पर बंधा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम पुट करें, अब देखिए अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो पुली भी नीचे जा रही है, पुली भी आपके पास कहाँ जाएगी, नीचे। तो ये आएगा माइनस में AP दैट इज इक्वल टू A1। इसका अगर हम माने तो माइनस में A प्लस में 0 बाय में 2, यानी AP की वैल्यू आएगी A बाय में 2। अगर ये आप A एक्सेलरेशन ले रहे हो तो इसकी डाउनवर्ड मोशन कितना आ रहा है, A बाय 2। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या लेते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं 2A, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा A। और वो थ्रेड वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। अगर ये आपके पास क्या जा रहा है, x पुली नीचे जाएगी तो यहाँ से x 2 बार थ्रेड फ्री हो गया तो ये आपके पास 2x से खिसक जाता है, ठीक है। वो सेम है आपके पास, रिजल्ट सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम 2A मान लेते हैं इसको, और पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे, A। अब यहाँ देखो टेंशन T है, इधर T रहेगा, थ्रेड तो सेम ही चल रहा है, इधर आपके पास T आएगा, इधर कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। अब बना लो जरा, जैसे इसकी इक्वेशन बनाओगे ये नीचे जा रहा है, सो G1 इंटू में G माइनस में 2T दैट इज इक्वल टू 1 इंटू में A, इक्वेशन नंबर 1। इसकी बात करें तो इसपे तो एक ही फोर्स लग रहा है T इज इक्वल टू 3 इंटू में 2A, एक्सेलरेशन कितना है इसका 2A। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अब बताओ, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये 2T दैट इज इक्वल टू 12A, ये इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों को अब ऐड कर लो तो आपके पास कितना आएगा, 1G इज इक्वल टू 13A, यानी A की वैल्यू कितनी आएगी, G बाय में 13।
रौनक चेक करो बेटा आंसर, जी बाय में 13। ठीक है, और अगर टेंशन निकालनी है तो कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो। टी इज इक्वल टू 6a आ रहा है आपके पास, तो ए आपके पास कितना आ रहा है, जी बाय 13, तो 6 जी बाय में 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब किसी को कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो बेटा। मूवेबल पुली के कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू जी बाय 13, ठीक है। हाँ जी, तो टेंशन तो चलो ठीक है निकल गई। अब अगर 1 kg का एक्सेलरेशन नीचे जी बाय 13 है तो इसका कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जी बाय 13। ये आंसर हो गया। क्लियर है तो थम्स अप कीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नहीं क्लियर है तो पूछिए अभी। ओके देन लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। कीजिए जरा सॉल्व। इसमें आपको टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक्स में, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ए ऑफ ब्लॉक्स, बोथ ब्लॉक्स। पहले तो रिलेशनशिप देखो, और ये जो आप कर रहे हैं ना अभी, इसमें एक और ट्रिक हम करेंगे। कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन नाम से आपके पास एक लेक्चर आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाते हैं उससे, ठीक है, वो भी आपको सिखाऊंगी पहले, लेकिन अभी ये सीखिए। यहाँ पर अगर देखिए एक ही स्ट्रिंग चल रहा है, इधर टेंशन टी आएगा तो इधर भी टेंशन टी, इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन 2t। अब सीधी सी बात है, अगर ये x चलेगा तो ये नीचे वाला ब्लॉक 2x चलेगा ना। अगर मान लो x भी खिसका तो आपके पास x 2 बार लेंथ फ्री हो रही है, या फिर आप उससे भी निकाल सकते हो AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। अगर मैं इसको एक्सेलरेशन A मानू नीचे की तरफ, तो A, ये एक्सेलरेशन A है, हमें लगाना होता है पुली पे, पुली पे लगा के देखते हैं। AP की वैल्यू होती है आपके पास A1 प्लस में A2 बाय में 2। ठीक है, तो यहां से देखिए ये मूवेबल पुली है, तो ये मान लो आपके पास एक्सेलरेशन A1, ये मान लो ये आपके पास क्या है A2। इसकी देखो, ये अगर आपके पास A1 से चला तो, और ये AP हो गया, AP भी आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि यहाँ पर ये बंधा हुआ है। तो ये आएगा आपके पास A, हाँ जी, सो AP आपके पास आएगा A1 बाय में 2। ठीक है, तो पुली का एक्सेलरेशन A1 बाय 2 आ रहा है क्योंकि A2 आपके पास 0। तो आप उससे भी कर सकते हो, बाकी मुझे लग रहा है कि आप थ्रेड वाले से इजीली समझ लेंगे कि भाई कितनी लेंथ फ्री हो रही है। तो यहां पर देखिए हमें ये तो समझ में आ गया कि आपके पास अगर नीचे वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक अगर A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक 2A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये आएगा आपके पास mg माइनस टी दैट इज इक्वल टू m इंटू में 2a, इक्वेशन नंबर 1। अगर इसकी बनाएंगे इक्वेशन 2m वाले की, तो इस पे तो एक ही लग रहा है 2t दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू में a। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, आपके पास a आ जाएगा, देन a की वैल्यू आप वापस पुट कर देंगे, t आ जाएगा, सिमिलर तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम थी मूवेबल पुली से रिलेटेड। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब देखिए यहाँ कहानी क्या है। सपोज आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, यहां पर क्या है, 2 पुलीज अटैच कर दिए। अगर ये वाला ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो आपके हिसाब से ये पूरा थ्रेड सेम है। अगर 3 kg ए से जा रहा है नीचे तो 2 kg ए से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इनके एक्सेलरेशंस डिफरेंट दिखेंगी। क्यों दिखेंगी? आप पुली पे बैठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आप पुली पे बैठ के देखोगे ये वाला थ्रेड ए से नीचे जा रहा है, ये वाला थ्रेड ए से ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्राउंड से जब आप देख रहे हो, क्योंकि ये खुद पुली नीचे मूव कर रही है, ठीक है, तो जो नीचे जा रहा था वो आपको और तेजी से जाता दिखाई देगा, और जो ऊपर जा रहा था वो आपको स्लो जाता हुआ दिखाई देगा, तो एक्सेलरेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखिए, यहां पर ये 3 kg 2 kg 1 kg तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि क्योंकि 3 kg 2 kg से ज्यादा है तो ये मान लो एक्सेलरेशन है, हम इसके नेमिंग कर देते हैं A1 A2 A3। जैसे एक तो आपके पास ये आएगा, ये ऊपर जाएगा, इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, और ये सारा का सारा नीचे जा रहा है, ये मान लो आप A3, ठीक है। सारे आपके पास जब भी दो कनेक्शंस हैं पुलिस के बीच में तो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो इसको एक बार सॉल्व करके देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा, कैसे करें। पहले जो मैंने आपको बताया था कि एपी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस में A2 बाय में 2। मूवेबल पुली कौन सी है, ये वाली। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि 2 kg 3 kg सारा नीचे जाएगा, ठीक है, एपी आपके पास नीचे की तरफ जा रहा है। बताइए कैसे करेंगे, एक बार सोचिए, जरा ट्राई कीजिए। ये देखिए, अगर ये A3 से 1 kg ऊपर जाएगा तो पुली A3 से नीचे जाएगी, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, अगर पुली के लिए आप ये ट्रिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सो माइनस A3 क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 3 kg नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस A1 2 kg ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस A2 बाय में 2। तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, -2A3 इज इक्वल टू -A1 प्लस में A2। एक इक्वेशन आ गया आपके पास तीनों एक्सेलरेशंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप टेंशन की इक्वेशंस बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर टेंशन T है तो ये पूरे में टेंशन इधर भी T होगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे इधर T आएगा, इधर T आएगा, इधर आपके पास 2T आएगा। ये पूरा थ्रेड सेम है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, 2T आएगा। पुली के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे नीचे 2T आएगा, इधर 2T आएगा। अब मुझे देखना है मासेस के ऊपर इक्वेशंस, तो अगर मैं इसकी लिखूंगी सबसे पहले, तो ये नीचे जा रहा है 3G माइनस T दैट इज इक्वल टू 3 इंटू में A1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही 2 kg का लिखेंगे, T माइनस में 2G दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में A2, इक्वेशन नंबर 2। और फिर आपके पास 1 kg का हम लिखेंगे, ये आएगा आपके पास 2T माइनस में G दैट इज इक्वल टू 1 इंटू में A3, इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, 4 इक्वेशंस होगी ना, बैंड बच जाएगी इनको सॉल्व करने में। तो आप क्या कीजिएगा, फाइंड A1 A2 A3, जैसे तीनों इक्वेशन से A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, देन पुट इन स्टार इक्वेशन, जो आपने मेन इक्वेशन बनाई थी यूजिंग दैट ट्रिक, उस इक्वेशन में A1 A2 A3 की वैल्यू पुट करोगे। सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है टेंशन, तो आपके पास टेंशन T आ जाएगा। टेंशन आते ही आपके पास अब क्या है, आप A1 निकालना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, A2 निकालना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर 2 में, और A3 निकालना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। फाइंड A1 फ्रॉम दिस इक्वेशन, कितना आ जाएगा A1 3G माइनस T बाय 3, A2 निकालो T माइनस 2G बाय 2, A3 निकालो 2T माइनस G बाय में 1। सारे उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, टेंशन की वैल्यू निकालो। टेंशन की वैल्यू फिर आप इन तीनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो A1 A2 और A3 आ जाएगा। सबको समझ में आया कैसे करना है? Yes. थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और इससे आप लोगों की स्किल्स थोड़ी अच्छी होंगी। कोई जरूरी नहीं है कि इतना मुश्किल पेपर आपके उसमें इतना मुश्किल क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, बट इस लेवल पे प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे पुली प्रॉब्लम्स आप डील कर सकते हो। फिर ऐसे ऐसे आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और दूंगी, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी हमने पुली प्रॉब्लम सारी डिस्कस कर ली है और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ।
सभी को पता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो यहाँ पर क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लो मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई, मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया, उसने मुझे थप्पड़ लगा दिया, तो क्या ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है? यहाँ पे मैंने उसको थप्पड़ नहीं। लगाया, उसने मुझे। यस गुरमन, नहीं हो रहा? नॉर्मल पे फॉलो हो रहा। कहाँ हो रहा है फिर फॉलो? जब मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे फेस पे चाटा लगाया, तो उसके हाथ ने मेरे गाल पे फोर्स लगाया, मेरी गाल ने पलट के उस हाथ पे जो फोर्स लगाया, वहां लग रहा है न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए रॉकेट का एक एग्जांपल है, आपको मैंने आई थिंक कल भी जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी बताया था कि यहाँ पर इसमें बहुत सारा फ्यूल होता है। रॉकेट ऊपर कैसे जाएगा? जब वो फ्यूल बर्न होता है तो बहुत सारी गैसेस पीछे निकलती है, तो ये गैसेस की वजह से एक फोर्स लग रहा है नीचे, और पलट के रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है। यहाँ सेकेंड लॉ भी लग रहा होता है। यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम डायरेक्टली मास इनटू एक्सेलरेशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर मास जो है वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स देखिए। वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर। फोर्सेज हमेशा एक्शन रिएक्शन होते हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन की भी हम बात कर रहे थे, तो मान लो ब्लॉक है, ब्लॉक ने इस सरफेस पे लगाया, तो सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन पलट के ब्लॉक पे भी लगाया है, तो वो पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, सिंगल नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं आएगा। देयर इज नो टाइम गैप इन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। ऐसा नहीं होता पहले एक्शन होता है फिर थोड़ी देर बाद रिएक्शन आएगा, साइमल्टेनियस होता है, ये उसी समय पर एक साथ लग रहे होते हैं। सो वी कैन नॉट से दैट एक्शन इज द कॉज एंड रिएक्शन इज इट्स इफेक्ट। किसी को भी आप एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो, जैसे यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर है, आप इसको भी एक्शन बोल सकते हो और इसको भी एक्शन बोल सकते हो। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट्स ईदर एट रेस्ट और इन मोशन। जैसे ब्लॉक रेस्ट पे रखा था, वहां पर भी लग रहा है ये। ठीक है, और मोशन में होता तो भी लग रहा होता। एक्शन एंड रिएक्शन ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन बॉडीज विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। कोई जरूरी नहीं है फिजिकल कॉन्टेक्ट होना। ठीक है, फिर एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल इंटरएक्शन फोर्सेस, एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स एटसेट्रा। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं तो कैंसिल नहीं होते। अब कुछ एग्जांपल है, जैसे वॉकिंग है, स्विमिंग है, रिकॉइलिंग ऑफ गन है, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट, एंड रॉकेट प्रोपल्शन है। सब में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। मंकी ऑफ मास 20 kg इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप। ऐसा ही आपका जेई में सवाल आया है लेटेस्ट, विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेकिंग फोर्स जो है स्ट्रिंग का वो है 150 न्यूटन। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए, जब भी आप क्लाइंबिंग वाली ये चीजें देखते हैं, मान लो इसके ऊपर एक मंकी है, तो मंकी क्या करेगा? चींटी ज्यादा लग रही है ये। अब मंकी क्या करेगा? इस रोप को खींचेगा। मंकी क्या करेगा? इस रोप को खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, वो खींचेगा इसको, फोर्स लगाएगा, तो रोप उस पे पलट के एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो इस मंकी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पे एक टेंशन फोर्स लगेगा रोप की वजह से, प्लस इसका वेट लग रहा होता है mg नीचे, और अब ये ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन a। तो हम कैसे लिखते हैं? t माइनस में mg दैट इज इक्वल टू ma। तो यहां से हम टेंशन निकालना चाहते हैं, mg प्लस में ma, एक्सेलरेशन आपको दे रखी है, तो m आपके पास कितना है 20, g आपके पास 10, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 10 प्लस 2 12 इंटू में 20, ये आएगा आपके पास 240 न्यूटन। लेकिन इन्होंने बोला ब्रेकिंग फोर्स जो है स्ट्रिंग का वो 150 न्यूटन है, यानी स्ट्रिंग कितना झेल पाएगा? सिर्फ 150 न्यूटन तक झेलेगा, 240 तो झेल ही नहीं पाएगा, यानी कि स्ट्रिंग टूट जाएगा, स्ट्रिंग विल ब्रेक। वो उतना एक्सेलरेशन, उसने इतना फोर्स लगाया, वो उतना एक्सेलरेशन से चला कि स्ट्रिंग ही टूट गया। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। अ मंकी ऑफ मास 80 kg क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, with what maximum acceleration the monkey can safely climb up the rope। अब उन्होंने सवाल उल्टा पूछ लिया, उन्होंने पूछे कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है, और टेंशन जो हो सकती है मैक्सिमम रोप में वो दे दी आपको 1000 न्यूटन। मान लो यही आपके पास रोप है और इस पे बेचारा मंकी, ऊपर इसको फ्रूट दिख रहे हैं और इसको जाना है, तो इस पे फोर्स लगाएगा तो पलट के इसके ऊपर टेंशन लगेगी एक।
ठीक है, इसका वेट नीचे होगा mg, इसको ऊपर जाना है विद सम एक्सेलरेशन, तो आपको पता है t माइनस में mg इज इक्वल टू m ही होगा। अब बताओ क्या करूं इसके बाद, इस स्टेप के बाद क्या करूं मैं? 2.5, यस। यहां से देखो जो टेंशन मैक्सिमम दे रखी है ना, इसी को पुट कर दो, 1000 माइनस में m g, m कितना है 80, इंटू में g यानी कि 10 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय में मास, मास कितना है 80, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे, आई थिंक 2.5 सही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आना चाहिए। इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो चल सकता है। अगर वो ऐसे चला कि इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हो रही है तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है सबको यहां तक? बोलिए हरिणी, इज दैट क्लियर? ओके, Yes, ma'am. चलिए अब बात करते हैं हम लोग, आज का लास्ट टॉपिक ले लेते हैं हम, एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। एपरेंट वेट, अभी लिफ्ट और एलिवेटर की स्टोरी में 3 केसेस होते हैं आपके। सबसे पहली बात आप ये समझो कि जो आपकी वेइंग मशीन होती है ना, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? अभी कोई भी चीज है, मान लो इसके ऊपर आप खड़े हुए, ठीक है, आपका कुछ भी वेट है, वेइंग मशीन क्या करिए, वेट बताती है आपका। तो वेइंग मशीन क्या मेजर कर रही है? क्या वो mg मेजर कर रही है? बताओ, वेइंग मशीन mg वेट आपको पता है mg होता है, क्या वो mg मेजर कर रही है? ये वेट ही होता है Yes, ना, इसी को आप वेट बोलते हो, बट एक्चुअली में वो mg मेजर नहीं कर रही होती है, वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। कैसे? अभी आप इस पे खड़े हो, मान लो आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो mg है, ठीक है, आपके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स mg है। अब जहां कांटेक्ट होता है वहां नॉर्मल रिएक्शन आता है। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो आपके ऊपर ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो वेइंग मशीन के ऊपर होता है। तो वेइंग मशीन तो वो मेजर करेगी ना जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी कि वो क्या मेजर करती है, मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। एंड लकीली इस पर्टिकुलर केस में n की वैल्यू mg के बराबर है। अब उसका मोशन तो है नहीं ऊपर और नीचे, तो ऊपर जो उस पर फोर्स लग रहा है वो उसके वेट के बराबर है, यानी n इक्वल्स टू mg हो गया। तो हम बोल देते हैं वेट जो है वो mg है। बट यही जो कॉन्सेप्ट है ये लिफ्ट में क्लियर हो जाता है। जैसे लिफ्ट का जो केस है, जैसे केस नंबर 1, एक लिफ्ट को आप वेइंग मशीन मान लो, ठीक है, इस पे मान लो एक पर्सन है। पहला केस लेते हैं कि लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ये वेइंग मशीन जो है वो कितना वेट दिखाएगी? क्या वो mg दिखाएगी, mg से ज्यादा दिखाएगी, mg से कम दिखाएगी? तो हमको क्या देखना है, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स, इस पर्सन पे लगने वाले फोर्स देखते हैं। इसके ऊपर एक तो लग रहा होगा जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, एक इसका लग रहा होगा वेट mg, यानी n माइनस में mg किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू में a, यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, mg प्लस में ma, यानी m बाहर कॉमन, g प्लस में a। तो जो मशीन शो कर रही है वो mg से ज्यादा शो कर रही है, दैट इज एपरेंट वेट mg प्लस a, m इंटू में g प्लस a। ये एपरेंट वेट है जो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो आपको महसूस होगा, जब भारीपन महसूस होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है, ठीक है। इसी में सेकंड केस क्या बन जाता है, अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती है, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे है तो ये नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन पे भी लग रहा होगा ना, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रही है जो वेइंग मशीन पे फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू m इंटू में g प्लस a। अब मान लो कि लिफ्ट आपके पास नीचे जा रही है, तो अब पर्सन के ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, एक तो ये सरफेस लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, एक इस पे लग रहा होगा mg, ठीक है। तो अब नीचे जाने का मतलब है कि mg माइनस में n बराबर होना चाहिए किसके, ma के। यहां से नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगा, m इंटू में g माइनस में a। तो एपरेंट वेट कि क्या महसूस हो रहा है, हल्का महसूस हो रहा है, mg से कम महसूस होता है जब लिफ्ट नीचे आती है। तो हमको भी पेट में गुदगुदी होती है ना, सेम टू सेम इसी वजह से हो रही है। वो हल्कापन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें ये फील होता है m इंटू में g माइनस में a। थर्ड केस क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन जो नीचे आ रही है वो g से आ रही है, ये आपके पास पर्सन है इसके अंदर, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स कौन सा है, एक तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एक इसका वेट नीचे। सो नीचे आ रही है तो mg माइनस में n इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू में a।
यानी m इंटू में g के बराबर होना चाहिए। सो नॉर्मल रिएक्शन तो 0 हो गया। इसको आप क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस महसूस होगा। एक लास्ट केस और भी होता है। अगर मान लो आपके पास जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है 2g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा है। मान लो आपके पास क्या हो गया, इसको आपने ब्रेक कर दिया, मान लो ये था, यहाँ से आपने इसको तोड़ दिया। ये तो फ्री फॉल का ही केस हो गया, जो ऊपर सी है, आपने उस स्ट्रिंग को काट दिया, वो a इज इक्वल टू जी से गिरेगा। यहाँ पर मान लो आपने स्ट्रिंग को काटा बट a इज इक्वल टू 2g है इन सम वे, कि भाई 2g से वो गिर रही है। तो इसमें जो पर्सन है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो क्या आएगा आपके पास? एक तो इसका वेट आएगा mg नीचे, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन होगा। सो mg माइनस में n दैट इज इक्वल टू m इंटू में 2g। यहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगा माइनस mg, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है? कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, नो कांटेक्ट, सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा। कोई कांटेक्ट नहीं रहा तो क्या होता है कि ये पर्सन हवा में आ जाएगा। अब ये पर्सन तो नीचे जा रहा है 2g से, और लिफ्ट कितने से जाएगी नीचे? एक्चुअली में क्या होता है, लिफ्ट जाएगी मान लो g से, तो क्या होगा कि ये यहां पर आके इसका सर टकरा जाएगा ऊपर। सॉरी उल्टा बताया मैंने आपको। पर्सन नहीं, लिफ्ट को हमने 2g से नीचे गिराया ना, तो लिफ्ट तो जा रही है 2g से नीचे, और पर्सन का जैसे ही कांटेक्ट छूट जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के आगे नेगेटिव का मतलब कांटेक्ट छूट गया। तो अगर कांटेक्ट छूट गया तो अब वो फ्री फॉल करेगा g से। तो ये तो यही है, लेकिन इसके सर पे आके लिफ्ट लगती है। मान लो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि लगता है ऐसे कि ऊपर जाके इसका सर टकरा गया, बट वो g से जा रहा था और लिफ्ट 2g से जा रही थी, तो लिफ्ट उसके सर पे आके लगती है। क्लियर है चारों केसेस आपको? जब ऊपर जाती है तो भारीपन महसूस होता है, n इक्वल्स टू m इंटू में g प्लस ए। जब नीचे आती है तो हल्कापन महसूस होता है, m इंटू में g माइनस में ए। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल कर रही है तो n इक्वल्स टू 0, वेटलेसनेस। अगर उससे ज्यादा एक्सेलरेशन से गिरेगी तो क्या होगा? कांटेक्ट ही छूट जाएगा, नो कांटेक्ट। तो ये सारे आपके पास केसेस हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर ले लीजिए, पर्सन का जो वेट है, वेट ऑफ पर्सन, सॉरी मास ऑफ पर्सन आपके पास 30 kg, यहीं पर लिख देते हैं। मास ऑफ पर्सन क्या है बेटा? 30 kg। एंड मास ऑफ लिफ्ट क्या है आपके पास? पर्सन का 60 ले लो और लिफ्ट का 30 kg ले लो, तभी वो उसको पकड़ के जो है वो बैलेंस कर पाएगा। अगर लिफ्ट का ज्यादा हो गया तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशंस को लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है। फिर आता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स और कुछ पीवाईक्यूज। ठीक है, सो आज हमने डिटेल में क्या क्या डिस्कस कर लिया? कुछ नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन की प्रॉब्लम्स करी हैं, और साथ पुली सिस्टम। पुलिस सिस्टम, यस पुलिस सिस्टम हमने डिस्कस किया है। और बताओ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ डिस्कस किया है। और बताइए, apparent weight of अपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स। यस एपरेंट वेट, लिफ्ट प्रॉब्लम्स। तो काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपके पास मॉड्यूल प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन की आप प्रैक्टिस करो, टेंशन की प्रैक्टिस करो, फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ की, थर्ड लॉ की, और पुली प्रॉब्लम्स और लिफ्ट प्रॉब्लम्स, ये से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं आप डिस्कस करो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम स्टोरी आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी एडेड है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा और हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो आगे ऐसे ही है, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी थ्योरी पढ़ के आइए ताकि हम जल्दी जल्दी जो है चीजों को कवर